तो आप सुन रहे थे उपराष्ट्रपति को जो इस समय जोधपुर के दौरे पर हैं और आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और चौथे दिन की बात करें तो भारतीय निशानेबाजों ने महिलाओं की राइफल और पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं निशानेबाज अनंत ने स्कीट में रजत पदक जीता। पुरुषों की क्रिकेट में नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ T20 में सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इन तमाम खबरों को देखेंगे विस्तार से और जानेंगे विशेषज्ञों की राय इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं चौथे दिन के 19वें एशियाई खेलों में। भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय निशानेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक और कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की सिफत कौर ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 459.6 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सिफत ने विश्व रिकॉर्ड, एशियाई रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। वहीं उनकी साथी खिलाड़ी आशी चौकसी ने कांस्य पदक हासिल किया। आशी ने 451.9 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले इन दोनों निशानेबाजों ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के टीम इवेंट में रजत पदक हासिल किया था। इससे पहले महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की टीम वर्ग में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता था। सिफत कौर, आशी चौकसी और माननी कौशिक ने देश के लिए यह पदक हासिल किया। निशानेबाजों में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के लिए मनु भाकर, ईशा सिंह और रिधिम सांगवान की तिकड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने कुल 1559 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया। चीन को रजत पदक मिला। वहीं पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम गुरजोत सिंह, अनंतजीत सिंह और अंगद वीर शामिल थे। तीनों ने कुल 355 का स्कोर बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया। मेजबान चीन ने स्वर्ण पदक जीता जबकि कतर ने रजत पदक हासिल किया। हालांकि भारतीय महिला टीम कजाकिस्तान, चीन और थाईलैंड के बाद चौथे स्थान पर रहकर शॉटगन स्कीट स्पर्धा से बाहर हो गई। महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत वर्ग में भारत को रजत पदक मिला। भारत की ईशा सिंह ने रजत पदक हासिल किया। ईशा ने 33 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। यह ईशा का इसी स्पर्धा में पदक था। वहीं मनु भाकर 5वें स्थान पर रहे। नौकायन की बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का यहां भी सिलसिला जारी रहा। भारतीय सेलर विष्णु सरवानन ने डिंगी ILCA 7 में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। विष्णु ने 34 नेट पॉइंट्स हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया। यह सेलिंग में भारत का तीसरा मेडल रहा। अनंत सिंह नरुका ने शूटिंग में देश के लिए एक और पदक जीता। उन्होंने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में 60 में 58 शॉट सही निशाने पर लगाए और रजत पदक अपने नाम किया। वहीं कुवैत के अब्दुल्ला अल रसीदी ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 60 में 60 सही निशाने लगाए और स्वर्ण पदक हासिल किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चीन में चल रहे एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। निशानेबाजी में आज स्वर्ण जीतने वाली भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए खेल मंत्री ने कहा कि अब तक खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ उन्होंने इन खेलों में भारतीय दल के और पदक जीतने की उम्मीद जताई। गोल्डन ट्राइज स्ट्राइक्स अगेन। मनु भाकर, ईशा और रिदम ने फिर एक बार भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पिछले अभी हमने इवेंट में देखा कि सिल्वर पे हमारी एक और टीम 50 मीटर में रह गई। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे 10 मीटर टीम में, राइफल में, फिर महिला क्रिकेट ने, फिर जो 41 साल में नहीं हुआ तो हमारी एक्वेस्टेरियन में ड्रेसाज की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। और अब मनु भाकर, ईशा और रिदम की इस तिकड़ी ने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है 25 मीटर राइफल शूटिंग में टीम इवेंट में। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। वहीं 19वें एशियाई गेम्स में भारतीय निशानेबाज चीन की धरती पर लगातार अचूक निशाना लगाकर पदक बरसा रहे हैं और इसी कड़ी में बड़ा नाम बनकर सामने आई सिफत कौर, जिन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम में रजत और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। चीन के हांगझू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने सिफत कौर से खास बातचीत की।
19वें एशियन गेम्स में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में टीम और इंडिविजुअल में इतिहास रचने वाली सिफ्त कौर इस वक्त हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वर्ण पदक की बधाई, उसके साथ ही विश्व रिकॉर्ड बनाने की बधाई। नहीं, बधाई बधाई है लगातार। और तो किस तरह का तैयारी करके आई थी यहाँ पर और कैसे आपने इस अचीवमेंट को हासिल किया? कितना टफ था यहाँ पे अचीवमेंट को हासिल करना? सबसे पहले तो थैंक यू इतनी बधाई देने के लिए। और अचीवमेंट बहुत अच्छी लगी है कि भी गोल्ड आना, और जब मुझे बाहर आके पता चला कि ये रिकॉर्ड है तो उसकी भी ज़्यादा खुशी हुई। एंड तैयारी इसकी थी, रोज़ ट्रेनिंग कर रहे थे हम, तो इसलिए ट्रेनिंग से ही हुआ है जो हुआ है। अगर बात की जाए आपके अपने पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस की, केवल एशियन गेम्स की नहीं, इससे पहले जो आपका नेशनल गेम्स का देखा जाए रिकॉर्ड, उसमें भी था शानदार प्रदर्शन था, तो अभी तक के अपने पूरे परफॉर्मेंस को आप किस स्टैंडर्ड पर रख रही हैं? अभी तो अच्छी चल रही है, तो अच्छे स्टैंडर्ड पे रहेगा रख रही हूँ, तो होपफुली ऐसी चलती रहे। जिस तरह की अब सुविधाएं जो हैं वो मिलती जा रही हैं, अब देश में भी हमें एक अच्छे रेंजेस मिल रहे हैं, कैट्रिजेस के उसमें सुधार हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि भी ग्रो कर रहा है इंडिया, या और ग्रोथ तो होती ही है, तो इसकी ग्रोथ के लिए सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, तो आई थिंक ये अच्छी लग रहा है, सबको ही अच्छा लगता है ये चीज़, ग्रोथ तो देखना। आप टॉप्स के भी एथलीट रह चुकी हैं, तो टॉप्स का कितना बड़ा एक योगदान है आपके करियर में? टॉप्स ने ही जैसे हमारी हेल्प करते हैं, जहाँ क्योंकि टॉप्स ने ही आपको एमिनेशन की देनी है, और उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है हमारा कैंप लगवाने में, या हमें कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें तो काफ़ी रही है मदद टॉप्स की। देश में जिस तरह से अब खेलो इंडिया का एक मंच है, तो आप कितना ज़रूरी मानती कि जब ये इस तरह के जो मंच होते हैं वो शुरुआती स्टेज में जब एक किसी को मिलते हैं, किसी एथलीट को, तो उसका एक बड़ा नतीजा बड़ी प्रतियोगिताओं में निकल के देखने को मिलता है? जैसे मेरा वही प्लेटफॉर्म है, मैंने खेलो इंडिया से ही शुरू किया है, तो खेलो इंडिया में अंडर ही मैं साई के अंडर आई, और उन्होंने इतनी सपोर्ट की, एमओ दिया, हमने ट्रेनिंग की और हॉस्टल्स दिए रहने के लिए रेंज पे, तो आई थिंक ये सब कुछ खेलो इंडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसी से सिर्फ मेरी और बाकी काफ़ी बच्चों की हेल्प हुई है। तो ये हैं सिफ्त कौर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश जो है वो हर खेल में जो है वो खुद को आगे बढ़ा रहा है, और इसके एक पीछे एक बड़ी वजह जो है वो ये मानती हैं कि जिस तरह से टॉप्स की स्कीम सामने है, खेलो इंडिया का मंच सामने है, ये सब मिला करके एक बेहतरीन सुविधा जो है वो खिलाड़ियों को मिल रही है, और जिसका नतीजा है कि एशियन गेम्स और ओलंपिक जैसे मंच पर देश के एथलीट लगातार मेडल्स जीत रहे हैं। हांगजू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए। वहीं अपने हुनर से विश्व स्तर पर अपने नाम की धूम मचाने वाली युवा भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 19वें एशियन गेम्स में 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक का तमगा हासिल किया। मनु अपनी इस कामयाबी से बेहद खुश नजर आई, और उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के बाद अब उनकी कोशिश पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने की तस्वीर को सच करने की रहेगी। मनु से खास बात की हांगजू में हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। भारतीय निशानेबाजी की दुनिया में मनु भाकर वो नाम है जिनसे हर कोई परिचित है, और इस वक्त वो हमारे साथ है। मनु, कॉमनवेल्थ में मेडल था, इससे पहले सभी जो प्रतियोगिताएं थी उसमें मेडल था, अब एशियन गेम्स में भी आपका मेडल आ गया है, कैसे देखती हैं? जी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इतनी सारी अचीवमेंट्स मैं बहुत ही कम उम्र में जीत पाई। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, यूथ ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड कप्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, वर्ल्ड कप फाइनल्स, लगभग सब चीज़ों में मेरे पास गोल्ड मेडल है, और सिर्फ एक चीज़ ही बची है अब, ओलंपिक गेम्स। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स और भगवान की कृपा से बहुत जल्दी वो भी सपना पूरा हो जाएगा। ज़ाहिर तौर पर जैसे आपने ओलंपिक की बात की, तो उसके लिए ओलंपिक कोटा जो है वो हासिल करना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी है? नेक्स्ट इवेंट जो भी कोटा इवेंट्स हैं उन सब में बस यही एम रहेगा कि ओलंपिक कोटा प्राइमरी गोल है, उसके बाद फिर ओलंपिक की प्रिपरेशंस। आपके इंडिविजुअल, अगर 25 मीटर के इंडिविजुअल की बात करें, तो आज का अपनी जो परफॉर्मेंस था उसको किस तरह से देखती हैं? मेरा क्वालिफिकेशंस बेहतरीन था। मैंने 600 में से 590 स्कोर किया, जो कि वर्ल्ड क्लास है। हालांकि इंडिविजुअल फाइनल में मैं इतना बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाई, मैं 5th पोजीशन पे एलिमिनेट हो गई, बट टीम का गोल्ड आया। उन खेलों में भी हम आगे अब आ रहे हैं जिन पे केवल शायद पहले एथलीट्स जाते थे लेकिन मेडल नहीं आते थे, लेकिन अब मेडल आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एथलीट्स में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, सबसे बड़ा फैक्टर वही होता है। क्यों हम इंडियंस क्यों नहीं कर सकते हैं? हम इंडियंस भी तो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम इतने स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं, हम इतने हार्ड वर्किंग होते हैं,
तो हम इंडियंस भी कर सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इंडियंस नहीं कर सकते हो। टॉप्स और खेलो इंडिया के मंच को कैसे देखती हैं आप? कोई भी बच्चा जिसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए हो परफॉर्म करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, अपना नाम दिखाने के लिए लाइमलाइट चाहिए हो, लाइमलाइट में आने के लिए, तो आई थिंक खेलो इंडिया स्कीम है, टॉप स्कीम है, उससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। जैसे मैं खुद पहले खेलो इंडिया में थी, उसके बाद टॉप्स में आई हूँ। तो खेलो इंडिया में आपको हर महीने स्टाइफंड्स मिलते हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपको इक्विपमेंट वगैरह का सपोर्ट मिलता है, आपको ट्रेनिंग रेंजेस और ट्रेनिंग जो भी आपका बेस है उसका सपोर्ट मिलता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की का सपोर्ट मिलता है। तो आई थिंक बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और बहुत हेल्पफुल है। चलिए, आपने मुझे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है मनु भाकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की जो सुविधाएं हैं वो अब ज़मीनी स्तर पर देश में खिलाड़ियों को मिल रही हैं, उसी का नतीजा है कि एशियन गेम्स और इसके अलावा कई अन्य प्रतियोगिताओं में भारतीय एथलीट जो हैं वो लगातार पदक जीत रहे हैं और देश का मान बढ़ा रहे हैं। हांगजू से मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज़ के लिए। तो आपने दो स्वर्णिम निशानेबाजों को सुना, क्या कुछ उनका कहना था और उनके साथ किस तरह का सपोर्ट रहा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान है दीपक दुबे, जो इंडियन टीम के कोच भी हैं और कुछ शूटर्स के वो कोच भी रहे, जिसमें उनके पास दिव्यांश सिंह पनवर है और साई में भी काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। कैसे देखते हैं इन दोनों एथलीटों को? आपने सुना इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी, कितना फ़ायदा मिल रहा है इनको सरकार की तमाम स्कीम से? पहले तो मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहूँगा और देश को भी बधाई देना चाहूँगा। और जो एक बेस लाइन तैयार किया गया है, जैसे खेलो इंडिया स्कीम है, बच्चों ने भी बताया कि जो खेलो इंडिया स्कीम से ये सारे खिलाड़ी खेलो इंडिया के एथलीट के हैं। और गवर्नमेंट ने जब ये प्रोग्राम बनाया, जो विजन कराया, बीजी साई और हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन था कि हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करें जहाँ हर खिलाड़ी को मुहैया मिले और वो आगे चलकर टॉप्स की स्कीम में शामिल हों। तो जो खेलो इंडिया का NCOE बना है, हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को खेलो इंडिया में तराशने के बाद वो टॉप्स की स्कीम में जाएं। और आज उसका हमें आंसर मिल रहा है, मेडल मिल रहा है। जो भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने करा है, जो भी संस्थान उन्होंने बनाए हैं, आज उसका रिजल्ट आ रहा है कि एशिया में और एशियन गेम्स में स्पेशली चाइना के विरुद्ध हम जो है अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। तो ये बहुत काबिल तारीफ है और खेलो इंडिया उसका एक मजबूत आधार बन के निकला है। और मैं यही कहूँगा कि सारे खिलाड़ी जो वहाँ पे गए हुए हैं टॉप्स स्कीम से गए हुए हैं और गवर्नमेंट उनको हर सुविधाएं मुहैया करा रही है, उनकी हर ट्रेनिंग को लेकर, फॉरेन एक्सपोजर से लेकर और हर चीज़ उनको मिल रहा है आज के परिवेश में। दीपक जी, आपने इनको बड़े क्लोज से देखा है, कई बार हमने भी इनको शूटिंग रेंज में देखा। ये बहुत ही नाम जो इन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, जैसे हमने अपनी राइफल शूटर्स को देखा 3P में करा, आप मनु भाकर को सुन रहे थे। तो किस तरह की खास ट्रेनिंग आप लोगों ने इनको कराई? आप भी टॉप से जुड़े हुए हैं, NCOE से जुड़े हुए हैं, तो आपकी निगरानी में, आपके देख रेख में जो कोच इनके साथ वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोगों ने कैसा इनका कॉम्बिनेशन सेट किया? पहली बात तो ये होता है कि जब भी NCOE में सारे खिलाड़ी हैं और इनकी ट्रेनिंग तो 365 दिन की है। जब भी वो रहना चाहें, वहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहें, वो उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है। प्लस उसके बाद जो होता है, जो भी कोई कंपटीशन होता है उसके लिए प्रिपरेशन कैंप होता है और उस प्रिपरेशन कैंप में हमारे पास फॉरेन कोचेज भी आते हैं और हमारे HPD हैं, वो भी रहते हैं। तो उनकी बारीकियां और दिखी जाती है कि कहाँ पे उनको किसी साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टेक्निकल कोई इशू तो नहीं है, या उनके रहने सहने में कोई इशू ऐसा तो नहीं हो रहा है, उनके खान पीन में पूरी सुविधाएं, हर चीज़ देखा जाता है। तो आई थिंक आज के डेट में हर खिलाड़ी के साथ में टेक्निकल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल प्लस आपका जो स्पोर्ट्स साइंटिफिक स्टाफ है, उनकी हर चीज़ की जाँच करता है, उनकी डाइट मुहैया कराता है और उनके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, उनको देखा जाता है कि उनसे विटामिन या उनके मिनरल्स की कोई कमी तो नहीं है। आई थिंक अभी हम कंप्लीट फोरम में एक खिलाड़ी के साथ पूरा काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल दीपक जी, एक कंप्लीट फोरम में काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सभी की निगाहें पेरिस ओलंपिक में इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय खिलाड़ियों का 19वें एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन जारी है। जहां निशानेबाजों ने सोने पर निशाना साधा, तो वहीं घुड़सवारी और नौकायन में भी भारत का प्रदर्शन बेमिसाल रहा। ये सब तभी मुमकिन हो पाया जब मौजूदा सरकार द्वारा खिलाड़ियों को हर स्तर पर भरपूर मदद दी जा रही है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
चीन की धरती पर भारतीय एथलीटों का दमखम दमदार तरीके से सामने है। जहां रोइंग से लेकर सेलिंग और निशानेबाजी से लेकर इक्वेस्टेरियन के खेल तक देश के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से विश्व मोर्चे पर एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों की सफलता में जहां इनकी अपनी मेहनत है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार से जमीनी स्तर पर मिल रही बुनियादी सुविधाएं इनका मनोबल बढ़ाने के साथ साथ इनको विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका पदक जीत की खुशी के साथ दे रही हैं। Government is supporting a lot nowadays, and it's really good. And the Asian Games, there are a lot of medals. So I think all the hard work country is doing. So वैसे किसी भी खिलाड़ी के लिए पदक का सपना तभी सच होता है जब एथलीट को घरेलू स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिलती है। और इस मोर्चे पर खेलो इंडिया और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के मंच से मिल रही मदद को ये खिलाड़ी बताना नहीं भूलते। Definitely, again, I said that the tops being very helpful to me, and Khelo India also, they sponsor the young generation, and that's how I think Ramita and Tilottama, Nancy, they are also getting up, and such a good competition to have with them. Always, I also learn from them. So this kind of schemes are really helpful, and they just bring up the budding shooters and promote them and motivates them so much that they do good so quickly and learn the experiences so fast. definitely there's been lots of improvement from the support from the government, from the central government and from the state governments, because when I started my career and when I see it now, there's been a huge improvement in support. We are getting support to go for a lot of competitions. Earlier we used to go 1 or 2, but right now I'm going for all tournaments. So that's a real big boost for me and for the entire fencing team, because I talk about the fencing because the support has been increased tremendously from the last 10 years. So I'm happy and I'm thankful to the government and all the people who are supporting sports. देश में खेलों को बढ़ावा देने की सरकार की तत्परता, सही दिशा में कदम उठाने की क्षमता और खिलाड़ियों के विकास को लेकर अटूट संकल्प का नतीजा है कि देश का तिरंगा आन बान और शान के साथ विश्व स्तर की हर प्रतियोगिता में लहरा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये वो तस्वीर है जिसको हर कोई देखना और पसंद करना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी देखा कि टोक्यो ओलंपिक में किस तरह से भारतीय महिलाओं ने देश के लिए पदक का खाता खोला, कुछ वैसी तस्वीर जो है वो हांगझो एशियन गेम्स में भी देखने को मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय महिलाएं जो हैं वो खेल के क्षेत्र में लगातार अपने कद को आगे बढ़ा रही हैं, और जिसके पीछे सरकार का समर्थन साफ नजर आता है, और जो इस बात का प्रमाण भी है कि देश में सरकार जो है वो खेल के क्षेत्र में लगातार हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपना 100% दे रही है। हांगझो से डीडी न्यूज के लिए मैं गौरव कुमार। और बात क्रिकेट की करें तो नेपाल की पुरुष टीम ने बुधवार को मंगोलिया के खिलाफ एशियाई खेलों के ग्रुप मैच के दौरान इतिहास रच दिया। हांगझो में पुरुष क्रिकेट के शुरुआती मैच में ही नेपाल ने T20 क्रिकेट के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। पुरुषों की स्पर्धा के पहले ही मैच में कई विश्व रिकॉर्ड बन गए। नेपाल ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 314 रन का अविश्वसनीय स्कोर बनाया और T20 क्रिकेट में 300 रन के आंकड़े को पार करने वाली पहली टीम बन गई। गौरतलब है कि आईसीसी ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि एशियाई खेलों के मैचों को अंतर्राष्ट्रीय T20 का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा नेपाली बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह एबी ने युवराज सिंह के सबसे तेज T20 अर्धशतक के लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दीपेंद्र सिंह ने सिर्फ 9 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 10 गेंदों में 52 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 48 रन छक्कों से आए। युवराज ने 2007 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर शतक बनाया था। इसी पारी में युवराज सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के भी जड़े थे। वहीं कुशाल मल्ला ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज डेविड मिलर को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज T20 शतक बनाया। उन्होंने केवल 34 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जबकि रोहित और मिलर ने 35 गेंदों में ये शतक बनाया था। मल्ला ने 8 चौके और 12 छक्के लगाए और सिर्फ 50 गेंदों पर 137 रन की शानदार पारी खेल डाली। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।